Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा मिशन चल रहा है 2021। ये मिशन 2021 की हमारी 56 नंबर की क्लास है। आज हम 56 नंबर का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, 12 बजे वाली क्लास है। और बेटा अगर ये इंग्लिश की क्लास आप नहीं लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब का थर्ड पार्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर सेंटेंस की कोई आत्मा होती है, सेंटेंस का कोई मेन आधार होता है तो वो वर्ब होती है। सेंटेंस बनता ही सिर्फ और सिर्फ वर्ब से है, तो वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारी 56 नंबर की क्लास है और आज वर्ब का थर्ड पार्ट है। ये हमारी टीम ऑफ आरएस सर जो आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है। मैं संजय कुमार आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा, तो बेटा टीम स्पेस आरएस सर करके आप इसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस का अपडेट दे दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले और उसको रजिस्टर करके ओपन कर ले। ओपन करने के बाद में आपको एनडी एयरफोर्स नेवी एक्स ग्रुप वाला क्या करना होगा, ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ये गोल ज्वाइन करना होगा, जिसके अंदर जाकर आपको आरएस सर को फॉलो करना है। किसी बच्चों को ऐसे लगता है कि नहीं यार फ्री में नहीं पढ़ूंगा, मैं पैसे देकर पढ़ना चाहता हूं, तो ये आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेटा आपको एक कोड यूज करना होगा और ये वाली फीस देनी होगी और वो कोड होगा आरएस सर लाइव। और अगर इस फीस में 10% डिस्काउंट चाहिए तो भी आपको ये वाला कोड यूज करना होगा बेटा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और आज से हमारा नया बैच चालू हुआ था। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास थी, वो दंगल 2021। ये आप ध्यान रखना, आरएस यूट्यूब चैनल पे 2 कोर्स चल रहे हैं। एक में 55 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और वो है मिशन 2021। और आज ही नया बैच आया है दंगल 2021, जिसकी पहली क्लास आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर मैजिकल रूल्स ऑफ ग्रामर चल रहा है। सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। इसके बाद में 9 बजे मैथ्स के सर की क्लास आती है, विशेष ध्यान रखना दंगल के नाम से। और नया बैच शुरू हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच। और ये ढंग से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश महासंग्राम। ये इंग्लिश महासंग्राम की पहली क्लास कब होगी कि सर पहली क्लास होगी मंडे को, दूसरी क्लास होगी ट्यूसडे को और तीसरी क्लास होगी वेडनेसडे को। मतलब ये इंग्लिश का महासंग्राम 3 दिन चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, जिसकी टाइमिंग रहेगी 3:30 से 5:30। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और आज 4 बजे 54 नंबर की क्लास होगी मिशन 2021 की, जिसमें हम वोकैब की 29वें नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लास होती है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और इसकी टाइमिंग रहेगी 4 बजे। और ये हमारे क्लासेस का टाइम टेबल है, देख लीजिए बेटा। यहां पे 2 बैच चल रहे हैं। एक तो दंगल के बैच के नाम से आपको दिख रहा होगा, जिसमें 7 बजे इंग्लिश की और 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है। उसके बाद में मिशन 2021 की फिजिक्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, मैथ्स का प्रैक्टिस, इंग्लिश का प्रैक्टिस, बैक टू बैक सब आपके लिए क्लासेस यहां पे अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वर्ब। और वर्ब के अंदर मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा दिया था। वर्ब के अंदर मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा दी थी बेटा। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा इंट्रांजिटिव वर्ब को कि सर इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो सर यहां पे वर्ब है फाइट और यहां लिखा हुआ है वेरी फायरसली। और वेरी फायरसली सर ये क्या है कि बेटा ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। द शिप सेंक क्या है कि सर वर्ब है और वर्ब के बाद में आ रहा है रैपिडली। और ये रैपिडली क्या है कि सर एडवर्ब है और एडवर्ब ऑब्जेक्ट
नहीं होता। द बेल रेंग, घंटी ने बजाई या घंटी बजी लाउडली। ये लाउडली क्या है कि सर एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता। फिर सर ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो नाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस बात पे विशेष ध्यान रखना, ये दो ही चीजें सब्जेक्ट बनती है और ये दो ही चीजें आपकी ऑब्जेक्ट बनती है। इसके अलावा चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे कंजंक्शन हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ भी हो, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं बनता। ये दो ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो सर ये इंट्रेंजेटिव वर्ब हो गई, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं लेके चलता हूं आपको, कुछ और वर्ब की बातें करते हैं। देखो बेटा, ये सारी वर्ब है, ये सारी की सारी वर्ब है, लेकिन वर्ब फ्रेज है। वर्ब तो है लेकिन वर्ब फ्रेज है, ये विशेष ध्यान रखना। इनको बोलेंगे वर्ब फ्रेज, PHRASE, वर्ब फ्रेज। और ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें बंदा ऊक चूक करता है। जैसे लिखा हुआ है मेक ए मिस्टेक, क्या लिखा हुआ है? मेक ए मिस्टेक, मेक ए मिस्टेक लिखा हुआ है, मेक ए मिस्टेक। अब यहां पे कुछ और ही कर दे, यहां पे कर दे गिव ए मिस्टेक, यहां पे कर दे स्कोर ए मिस्टेक, यहां पे कर दे डिलीवर ए मिस्टेक, तो बेटा गलत हो जाएगा। मतलब सर क्या हुआ कि मिस्टेक नामक वर्ब अपने साथ में मेक लेता है, मिस्टेक नामक वर्ब अपने साथ में मेक लेता, कुछ और ले लेगा तो गलत हो जाएगा। एक 5 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे की ड्रेस पहने तो ढीली रहेगी ना, है ना? और एक 15 साल का बच्चा 5 साल वाले की ड्रेस पहने तो टाइट रहेगी ना। तो बेटा ऐसा ही है, जिसकी जो ड्रेस है वो ही पहनो। इसका मतलब कि सर ये मेक ए मिस्टेक ही होता है। दूसरी बात सर, कमिट, कमिट का मतलब करना, ए सिन का मतलब पाप, कि सर कमिट ए सिन। बेटा अगर सिन लिखा हुआ आया है या क्राइम लिखा हुआ आया है तो आंसर बनेगा कमिट ए सिन या कमिट ए क्राइम। लेकिन गुरुजी मेक लिखा हुआ आ गया तो अरे गलत हो जाएगा, यही तो एरर आएगा, यही तो एरर आएगा कि सर कमिट ए सिन ठीक है, कमिट ए क्राइम ठीक है, लेकिन सर मेक ए सिन और मेक ए क्राइम आ गया तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से सर मेक ए स्पीच, स्पीच के लिए दो चीजें आती है सर, स्पीच के लिए दो चीजें आती है, विशेष ध्यान रखना कि सर स्पीच मेक से भी होता है और स्पीच डिलीवर से भी होता है। स्पीच मेक से भी होता है और स्पीच डिलीवर से भी होता है। मेक ए स्पीच भी सही है और डिलीवर ए स्पीच भी सही है। और देख बेटा, मेक ए नॉइज, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। लेकिन मैं कर दूं कमिट ए नॉइज तो सर कमिट ए नॉइज गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से गिव अ लेक्चर, कि सर लेक्चर देने के लिए गिव का यूज करूंगा, लेकिन मैंने लगा दिया मेक ए लेक्चर, मैंने क्या लगा दिया? मेक ए लेक्चर, तो वो गलत हो जाएगा। स्कोर ए गोल, तो सर गोल को स्कोर ही किया जाता है, लेकिन मैंने कर दिया मेक ए गोल, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार देखना स्क्रीन के ऊपर, जैसे सम बॉयज committed a noise in the class yesterday। ये सेंटेंस है और बंदे ने कुछ इस तरीके से दे दिया, ये आपको ए बता दिया, ये आपको बी बता दिया और ये आपको सी बता दिया और ये आपको डी बता दिया, नो एरर। इस तरीके से ऑप्शन दे दिए तो बेटा देखते ही पता चल गया, क्योंकि सर वर्ब हमने पढ़ रखी है और वर्ब हमने पढ़ा है कि गुरुजी नॉइज जो होती है वो कमिट नहीं होती, नॉइज जो होती है सर वो कमिट नहीं होती, वो तो मेक होती है, मेक। और सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेड ए नॉइज, हमारा आंसर हो जाएगा मेड ए नॉइज। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई बेटा? और देख लाला, और देख, अभी तो और बात करते हैं। देख और देख कि सर मैंने लिखा ही मेड अ क्राइम
इन 1990, ऐसे लिख दिया मैंने 1990 कि ही मेड ए क्राइम इन 1990 कि सर ये गलत हो गया, ये पोर्शन गलत हो गया, मेड नहीं आएगा, कमिटेड आएगा, COMMITTED, कमिटेड आएगा सर, कमिटेड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि सर ये क्या होगा, कमिटेड होगा। बेटा क्लियर है? और देख, थोड़ा और डिस्टर्ब करता हूं मैं आपको। मैंने लिखा डिड यू मैंने लिखा SCORED, डिड यू स्कोर्ड ए गोल, डिड यू HSVO, डिड यू स्कोर्ड ए गोल, क्या लिख दूं, यस्टरडे लिख देता हूं, YESTERDA वाई, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में गलती कहां है? इस वाक्य में गलती कहां है? डिड यू स्कोर्ड ए गोल यस्टरडे, डिड यू स्कोर्ड ए गोल यस्टरडे। गुरुजी गलती यहां है। गुरुजी गोल स्कोर ही किया जाता है, आपने ही बताया था, तो फिर गलती कहां है? और ये ढंग से देख बेटा, डिड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कि गुरुजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डिड के साथ में, डू के साथ में और डज के साथ में, तीन वर्ब बोल रहा हूं, डू, डज और डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गलती कर दिया यहां पे, SCORE स्कोर होगा, जबकि दिख तो सही सही रहा था सर, स्कोर है गोल, गोल तो स्कोर ही किया जाता है, लेकिन वर्ब को उपचूक कर दिया। लेकिन वर्ब को क्या कर दिया? उपचूक कर दिया, यहां पे स्कोर होगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा सभी प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। तो देख लो एक बार फिर से। मेक ए मिस्टेक, गलती करना, कमिट ए सिन, पाप करना, अपराध करना, मेक ए स्पीच होता है और डिलीवर ए स्पीच होता है, ध्यान रखना। मेक ए नॉइज होता है, गिव अ लेक्चर होता है और स्कोर ए गोल होता है। इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा, क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये स्क्रीन वाली सारी बातें समझ में आ गई? तो एक बार यस या नो का कमेंट करे बच्चा, यस या नो का कमेंट करे, समझ में आया कि नहीं आया? सम फिक्स फ्रेजेस, यस और नो, यस या नो, क्लियर है या नहीं? बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो फटाफट। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये क्या है, पहले ये लिखवा दो, ये क्या है बेटा? अब स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको बोलेंगे सम वर्ब फ्रेज, ऐसे यहां पे सम फिक्स वर्ब फ्रेज, वर्ब और लगा लो, सम फिक्स वर्ब फ्रेज, ये वर्ब के फ्रेजेस है जो फिक्स रहते हैं। मेक ए मिस्टेक ही होता है, कमिट ए सिन ही होता है, कमिट ए क्राइम होता है, मेक ए स्पीच होता है, डिलीवर ए स्पीच होता है, मेक ए नॉइज होता है, गिव ए लेक्चर होता है और स्कोर ए गोल होता है। बेटा क्वेश्चन भी लाया हूं, क्वेश्चन भी लाया हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक कर, क्वेश्चन भी लाया हूं लेकिन थोड़ा सा रुककर, क्योंकि प्रैक्टिस भी इसी में कर देंगे अपन, है ना? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और आगे वाले पॉइंट पे बात करता हूं। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, लिखो बेटा, क्योंकि वर्ब जान रहे हैं हम, वर्ब जान रहे हैं, तो आप लिखो कि गुरुजी एग्जाम में बैठने के लिए या एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए या टेस्ट में बैठने के लिए, कंपटीशन देने के लिए और कंपटीशन में बैठने के लिए, कुल मिलाकर परीक्षा, कि गुरुजी परीक्षा में बैठने के लिए दो ही वर्ब होती है। लिख लो, परीक्षा में बैठने के लिए दो ही वर्ब होती है, एक होती है गुरुजी टेक और एक होती है अपीयर। एक तो होती है टेक और एक होती है अपीयर। इन एग्जाम दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड, केवल ये ही वर्ब्स यूज की जा सकती है और वो होगी टेक और अपीयर। अगर एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, कंपटीशन के लिए आप किसी की एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो बेटा टेक या अपीयर ही आएगा, टेक या अपीयर ही आएगा। कि गुरुजी कैसे? तो देख बेटा, नमूना देख, दिखाता हूं, यहां देख लिखा हुआ है कि यू APPEARED, you appeared in the examinations in July
2020 ऐसा कुछ मैंने लिखा है कि यू अपीयर्ड इन द एग्जाम्स इन जुलाई 2020 कि बेटा ढंग से देख कि गुरुजी एग्जाम में बैठने की बात हो रही है और एग्जाम में बैठने के लिए अपीयर्ड का यूज किया जाता है या फिर टेक नामक शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे गिव होता तो गिव मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव कर देता हूं, यहां पे गेव होता तो कि गुरुजी गेव होता तो गलत होता, गेव होता तो गलत होता। सर एक उदाहरण और दो, ले बेटा एक उदाहरण और देख, जैसे मैंने लिखा राम इज गिविंग a test for the exam, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, मान लो कि राम इज गिविंग ए टेस्ट फॉर द एग्जाम, कि गुरुजी बात परीक्षा की हो रही है, बात परीक्षा की हो रही है। और परीक्षा के अंदर सर, परीक्षा के अंदर गिव नामक वर्ब का यूज नहीं होता, यहां पे या तो करना होगा टेक वर्ब, मतलब या तो करो सर टेकिंग या फिर आप करो सर अपीयर, तो अपीयरिंग, APPEARING अपीयरिंग। इन दोनों वर्ब में से कोई सी भी वर्ब यूज कर दो, लेकिन गिविंग नामक वर्ब गलत हो जाएगी, गिविंग नामक वर्ब गलत हो जाएगी। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई कि सर बड़ी आसान थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि क्या कि गुरुजी अगर एग्जाम में परीक्षा देने के लिए बैठ रहा हूं या कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, टेस्ट की बात कर रहा हूं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं और मैं परीक्षा देने गया हूं, तो अपीयर और टेक ही वर्ब यूज होती है, अपीयर और टेक ही वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो और आगे बढ़, और आगे बढ़। तीसरा कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे जबरदस्त बात बताने वाला हूं, सबसे जबरदस्त बात। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर लिखा हुआ क्या है सब समझा दूंगा। लिखो फटाफट, लिखो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो क्या लिखा हुआ है कि बीइंग वाक्य के शुरू में हो तो, क्या बोला कि गुरुजी बीइंग नामक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो, ये लो बीइंग, BEING, ये लो गुरुजी बीइंग, और ये वाक्य के शुरू में लिख दिया। माना कि सर ये कोई सेंटेंस है, और बीइंग नामक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो ये देखना होता है कि बीइंग वाला वाक्य, तो बीइंग वाला वाक्य कितना बड़ा है, कोमा तक। बीइंग वाला वाक्य कितना बड़ा है कि गुरुजी कोमा तक, ये बीइंग वाला वाक्य है। तो बीइंग वाला वाक्य निर्जीव है या सजीव है, मतलब बीइंग वाले वाक्य में निर्जीवता की बात की जा रही है या सजीवता की बात की जा रही है, मतलब सर लाइफलेस चीजों की बात की जा रही है या लाइफफुल चीजों की बात की जा रही है, चीज से मतलब मनुष्य की बात की जा रही है। तो सर बीइंग वाला वाक्य अगर सजीव है तो क्या, और बीइंग वाला वाक्य निर्जीव है तो क्या, ये कंडीशन है। तो हो तो क्या करना है, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट कि निर्जीव हुआ तो गुरुजी बीइंग से पहले इट लगाऊंगा, बीइंग से पहले क्या लगाऊंगा, इट लगाऊंगा। और अगर सजीव हुआ तो फिर बीइंग सही है, सजीव हुआ तो फिर बीइंग सही है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा से एक बार फिर से समझाता हूं सारे प्यारे बच्चों को कि गुरुजी सेंटेंस स्टार्ट हुआ BEING बीइंग से, होगा तो दिखेगा, और ये कोमा लगा दिया, और ये सर ये वाक्य यहां जाकर कुछ ना कुछ क्या पता क्या क्या लिखा हुआ था, लेकिन वाक्य की शुरुआत किससे हुई कि गुरुजी वाक्य की शुरुआत बीइंग से हो गई। बीइंग वाले वाक्य में यहां देखना है कि ये सजीव वाक्य है या ये निर्जीव वाक्य है। अगर ये सजीव वाक्य हुआ तो बीइंग सही है, अगर ये सजीव वाक्य हुआ तो बीइंग सही है, लेकिन गुरुजी निर्जीव हुआ तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा इट, किसके पहले, बीइंग के पहले, किसके पहले, बीइंग के पहले आपको इट लगाना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मुझे यस या नो का कमेंट करो फटाफट। फिर एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हर किसी किताब में नहीं लिखी हुई रहती बीइंग के लिए, ये चीज तो हर एक किताब में है, लेकिन इसके बाद में जो बताऊंगा वो लगभग
कम किताबों में मिलती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यस या नो का कमेंट करो फटाफट, यस या नो का कमेंट करो। अगर कोई बच्चा अंग्रेज हो तो उसको बता दूं बेटा, निर्जीव का मतलब होता है लाइफलेस, जिसको हम इनएनिमेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं? चलो गुरुजी आगे बढ़ जाओ अब आप। तो फिर अब आ गया वो तीसरा पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट आ गया? तीसरा पॉइंट। सुनना ढंग से, क्या बोला कि बीइंग वाला वाक्य शुरू में हो। बीइंग वाले वाक्य मतलब कोई वाक्य की शुरुआत बीइंग से हो और बीइंग वाला वाक्य सजीव हो निर्जीव हो। तो पहला पॉइंट आपको बता दिया, निर्जीव होने पर क्या लगाएंगे कि इट लगा दो, और सजीव होने पे क्या लगाएंगे कि कुछ मत लगाओ। लेकिन 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 अब सुन ले लाला, अब सुन ले ढंग से क्या बोल रहा हूं, वापस सुन कि बीइंग वाले वाक्य में कोमा के बाद पहले क्या आ रहा था? कोमा के पहले ये देख, BEING बीइंग वाला वाक्य कि गुरुजी ये कोमा और ये वाक्य पूरा, और बीइंग वाला वाक्य में कोमा से पहले सजीव हुआ तो क्या और निर्जीव हुआ तो क्या कि गुरुजी निर्जीव हुआ तो इट बीइंग कर देंगे, निर्जीव हुआ तो इट बीइंग कर देंगे, लेकिन सजीव हुआ तो कुछ नहीं करना, सजीव हुआ तो कुछ नहीं करना। ठीक है, सजीव हुआ तो कुछ नहीं करना। लेकिन 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 सुनना कि बीइंग वाले वाक्य में कोमा के बाद मतलब दूसरा वाक्य, कोमा के बाद मतलब दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नामक शब्द क्या क्या हो? ऑब्जेक्ट नामक शब्द हिम हो, हर हो और देम हो। रिपीट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट नामक शब्द क्या हो? हिम हो, हर हो या देम हो। हिम हो, हर हो या देम हो तो गुरुजी बीइंग से पहले, बीइंग से पहले ये जो ऑब्जेक्ट आया इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना। मतलब बीइंग से पहले या तो लगाओगे ही उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या लगाओगे सी उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या लगाओगे दे उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ज्यादा क्या लगता है गुरुजी? ज्यादा ही लगता है। ज्यादा क्या लगता है? ही लगता है। क्या समझ में आया मैंने क्या समझाया? समझ में आया? हर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ होता। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनना लाला ढंग से। ये देख कि गुरुजी आपने ये बताया कोई वाक्य बीइंग से चालू हो, BEING, कोई वाक्य बीइंग से चालू हो तो तीन कंडीशन हो गई गुरुजी, तीन कंडीशन। अगर सजीव है तो सर, सजीव है तो बीइंग से ही वाक्य शुरू होगा, सजीव है तो बीइंग से ही वाक्य शुरू होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर गुरुजी निर्जीव है तो, निर्जीव है तो इट बीइंग से वाक्य शुरू होगा, इट बीइंग से वाक्य शुरू होगा। लेकिन गुरुजी तीसरा, सजीव है, सजीव तो है लेकिन दूसरे वाक्य में, सजीव तो है लेकिन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया, मतलब यहां सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट अगर हिम है, अगर ये ऑब्जेक्ट हिम है तो गुरुजी बीइंग से पहले, बीइंग से पहले, बीइंग से पहले ही लगाऊंगा, बीइंग से पहले ही लगाऊंगा गुरुजी, बीइंग से पहले ही लगाऊंगा। और अगर सर ये हर हुआ, ये हर हुआ तो सर मैं यहां पे सी लगाऊंगा, यहां पे क्या लगाऊंगा? सी। ज्यादा से ज्यादा ही और सी के बारे में ही पूछा जाता है। देम हो गया तो दे लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं एग्जांपल्स पे लेके जाऊंगा। पहले मुझे बताओ यस या नो करके, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बेटा, बात समझ में आई क्या? यस या नो का कमेंट करो, मैं आगे बढ़ूं फिर। यस या नो का कमेंट करो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? बताओ बेटा, क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। तो सुनो बेटा कि सर आपने सब कुछ पढ़ा दिया, अब वाक्य देख लेते हैं एक बार। ये वाक्य देखो बेटा, सारे बच्चे वाक्य देखेंगे। किससे शुरू हो रहा है? किससे शुरू हो रहा है? बोलो साथ में, बोलो बोलो, बोल लाला बोल, क्या लिखा हुआ है?
कि गुरुजी बीइंग लिखा हुआ है, चल ठीक है, बीइंग ए नाइस डे, बीइंग ए नाइस डे। बेटा ये सजीव है कि निर्जीव? गुरुजी निर्जीव लग रहा है, क्या लग रहा है? निर्जीव, क्योंकि डे आया, निर्जीव लग रहा है सर। चलो ठीक है, निर्जीव लग रहा है, निर्जीव लग रहा है तो बीइंग से शुरू हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। सही कर लाला, इसको सही कर कि गुरुजी इट लगा दो, बस क्या लगा दो? इट लगा दो। इट बीइंग अ नाइस डे आई वेंट आउट। अब ये सही हो गया, अब ये सही हो गया। क्लियर है? क्लियर है? और देख, और देख बेटा, और देख, और देख फटाफट, यहां फोकस कर। बीइंग ए गुड गर्ल, ओ बीइंग ए गुड गर्ल। बेटा सजीव है क्या? कि गुरुजी बिल्कुल सजीव है। कैसे? ये गुरुजी ये रहा, गर्ल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गर्ल। इसका मतलब सजीव है सर, सजीव है सर। सजीव वाले में तो वो सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट भी तो देखा जाता था। तो सर यहां रीमा लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं आया। सब्जेक्ट इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, वो नहीं आया सर। वो हिम नहीं आया, वो हर नहीं आया, वो देम नहीं आया। इसका मतलब सर ये वाक्य सही है, बीइंग से शुरू हो रहा है। और देख, और देख लाला, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड। सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा सजीव है कि निर्जीव है, लेकिन गुरुजी सजीव व्यक्ति ही तो टायर्ड होता है, सजीव व्यक्ति तो थकता है ना। तो सर ये तो सजीव वाक्य है और नवीन के बाद में आगे जाकर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब सर ये भी सही है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो फिर और देख, यहां आ जा कि सर ही, क्या लिखा हुआ बेटा? ढंग से देख, ही। अब ये ही सही है कि गलत है, फैसला करेंगे आगे जाकर कि गुरुजी बीइंग से वाक्य शुरू हुआ और यहां पे लिखा हुआ है डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है सर पुअर। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? पुअर, गरीब व्यक्ति है। ठीक है कि सर ये रहा सब्जेक्ट, सर ये रही वर्ब, और गुरुजी ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट। हिम आ गया गुरुजी, हिम सजीव वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट हिम आ गया। तो बेटा शुरू में ही लगा दे, शुरू में क्या लगा दे? ही लगा दे। इसका मतलब वाक्य सही है। अब ये ही सही है कि गलत है? ये ही सही है कि गलत है, फैसला करते हैं। देख बेटा कि ही बीइंग अ बेगर, गुरुजी बेगर कौन? कि बेगर सजीव, बेगर कौन? सजीव। ये आई कि सब्जेक्ट, ये वी, और ये क्या गुरुजी? ऑब्जेक्ट। गुरुजी हिम ऑब्जेक्ट आ गया, तो ही लगा दे बेटा। क्या लगा दे? ही लगा दे। इसका मतलब ये ही सही हो गया, इसका मतलब ये ही सही हो गया। अगर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो यस या नो का कमेंट कर दे, और फिर मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चलूंगा। बीइंग वाली बात पूरी हो गई हो तो बता दो, बीइंग वाली बात पूरी हो गई हो तो बता दो बेटा। बीइंग वाली बात पूरी हो गई हो तो मुझे एक बार बता दो फटाफट, बीइंग वाली बात क्लियर हो गई क्या? बीइंग वाली बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे फिर, चलो ठीक है बेटा। अब मैं आगे चलता हूं, आगे वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओ अब ये गुरुजी कोई नया कॉन्सेप्ट, अब एक कोई नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है बेटा। कॉपी पेन है ना, है कॉपी पेन, उठा और उसमें लिख, लिख में जो लिखवा रहा हूं, लिख कि गुरुजी डेस्पाइट नामक शब्द और बीइंग नामक शब्द एक साथ यूज नहीं होंगे। लिख कि डेस्पाइट और बीइंग नामक शब्द एक साथ यूज नहीं करेंगे। लिख ले इसको, डेस्पाइट और बीइंग का यूज एक साथ नहीं करेंगे। डेस्पाइट और बीइंग का यूज एक साथ नहीं करेंगे बेटा, डेस्पाइट और बीइंग का यूज एक साथ नहीं करेंगे। अगर गुरुजी किसी सेंटेंस में बीइंग भी आ गया, डेस्पाइट भी आ गया, हटाऊं किसको? डेस्पाइट को हटा दे। किसको हटा दे? डेस्पाइट को हटा दे। सुपरफ्लोस हो गया, सुपरफ्लोस। तो ये वर्ब के अंदर बात बतानी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक और सुपरफ्लोस है लेकिन बताऊंगा, पहले रुक कर। बात क्लियर हो गई कि बीइंग के साथ में डेस्पाइट का यूज नहीं करेंगे, बीइंग के साथ में डेस्पाइट का यूज नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट बेटा, पांचवा पॉइंट सुनना, विद फुट पेनिंग वॉन्ट बी यूज। मतलब फुट, FOOT फुट लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? फुट। तो बेटा इस वाले शब्द का यूज नहीं करेंगे। PAINING, पेनिंग, पेनिंग का मतलब दर्द होता है, इसका यूज नहीं करना है।
गुरुजी क्या बोल गए बेटा? कुछ नहीं बोला। अगर किसी सेंटेंस में फुट भी दिखाई दे रहा है और पेनिंग भी दिखाई दे रहा है तो बेटा आपको किसका यूज नहीं करना है कि गुरुजी पेनिंग नामक शब्द का यूज नहीं करेंगे। पेनिंग नामक शब्द का यूज नहीं करेंगे। पेनिंग नामक शब्द का यूज नहीं करेंगे। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि क्या क्या गुरुजी? कि बीइंग वाले वाक्य में डेस्पाइट का यूज नहीं करेंगे और फूट वाले वाक्य में पेनिंग का यूज नहीं करेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कि डेस्पाइट और बीइंग वाले वाक्य में डेस्पाइट का यूज नहीं करेंगे और फूट वाले वाक्य में पेनिंग का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा काफी देर से कमेंट कर रहा है गुरुजी मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। बेटा तू क्यों लेट क्यों आता है? तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या लेट आना है? जब सब कुछ क्लियर हो गया है, एक एक चीज क्लियर कर दी, तो क्या हर बार उसी क्लास के अंदर बार बार यही बताए क्या हम कि मॉक टेस्ट इस दिन होगा, क्लास इस दिन होगी, फलाना उस दिन होगा, ढीमका उस दिन होगा? क्या यही करते रहेंगे क्या हम? हमको पढ़ाना नहीं है? हाँ? चाहता क्या है? बीमारी क्या है बेटा? डॉक्टर हूं, बीमारी बता, इलाज कर दूंगा मैं। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हैं? बता तो सही, प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, जब साफ साफ यहां मोटे मोटे अक्षरों में लिख कर दिया था इंग्लिश महासंग्राम, क्या लिख कर दिया था? इंग्लिश महासंग्राम। सुबह जो 7:15 बजे वाली क्लास होती थी उसमें 30 क्वेश्चन करवाता था। महासंग्राम में 100 क्वेश्चन कराऊंगा और वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। प्लस ही करा है यार, क्यों गोचा करता है? थोड़ा बहुत ये है कि नहीं यार? हैं? देखा कर, पूरी चीजें पढ़ा कर, ऐसे नहीं कि मेरे नहीं आया तो बस मैं महान हो गया। आना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो और बढ़ता हूं आगे और चलता हूं आगे। चलो अब गुरुजी एक नया कॉन्सेप्ट, बेटा सबके एग्जाम्पल साथ में लूंगा, सबके एग्जाम्पल साथ में लूंगा। अब एक नया और कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूं। सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा क्या सुना रहा हूं कि गुरुजी जैसे कि ये कोई सेंटेंस है और यहां आपने लिख रखा है एंड, और ये काफी बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है। नो इंप्रूवमेंट में भी बनता है इसका क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज में भी इसका क्वेश्चन बनता है और कॉमन एरर में भी इसका क्वेश्चन बनता है। 3 तरीके से इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। शायद तुम्हारा पढ़ा हुआ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करना कि गुरुजी कोई 2 वाक्य हैं एंड से जुड़े हुए हैं। किससे? एंड से जुड़े हुए। ढंग से देखना बेटा कि गुरुजी यहां इस तरफ हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब दे दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या दे दी? मेन वर्ब। जैसे इजारेम के बाद में आईएनजी दे दिया, जैसे वॉज वर्ब के बाद में पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म दे दिया, जैसे हेजेव के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। मेन वर्ब आती है गुरुजी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं कि गुरुजी केवल हेल्पिंग वर्ब दे दी और मेन वर्ब नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी एंड से वर्ब जुड़ी हुई है। एंड से क्या जुड़ी हुई है? वर्ब जुड़ी हुई है। तो सर यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आई तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ गुरुजी की हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ गई और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आ गई, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। कि गुरुजी कैसे? जरा देखो इधर देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ, इस पे फोकस मत करो, ये तो मैंने समझा दिया। यहां समझो कि गुरुजी ये रहा एंड, क्या आ गया? एंड आ गया। इस एंड के इधर क्या है गुरुजी? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है? विल लव। मतलब सर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं कि गुरुजी एचवी के बाद में एमवी आ रही है और यहां एंड आ रहा है, फिर यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में एमवी आनी ही चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, ये ही ध्यान रखना है और ढंग से इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक बार मैं क्लियर करूंगा सेंटेंस को और यहां मान लो मैंने नहीं लिखा, यहां पे कुछ नहीं लिखा या रिक्त स्थान कर दिया, और इस वाले वाक्य में यहां मैंने मान लो इज बाउंड टू फेस। एक मिनट वापस से, ओके अब देखना एक बार दोबारा से, यहां मैंने रिक्त स्थान कर दिया, ऐसे मान लो ये 2 जगह रिक्त स्थान कर दिए और आपने देखा सर यहां एंड है, एंड के इधर हैव
लव लिखा हुआ आ गया, हैव के इधर हैव लव्ड लिखा हुआ आ गया, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और सर यहां पर विल लिख के ही छोड़ दिया, विल लिख के ही छोड़ दिया, तो इधर वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, कि सर यहां वर्ब लगानी पड़ेगी। और वर्ब क्या आएगी, इस लव के अनुसार और विल के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सर मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देख बेटा दूसरा सेंटेंस, ये रहा सर एंड, इधर हेज है, इस हेज में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, और इस हेल्पिंग वर्ब में इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म। तो बेटा यहां देख इज लिखा हुआ आ गया, अब इज लिखा हुआ है तो यहां क्या आएगा कि सर टू आ गया, टू, और टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां फेस्ड, फेस लिखा हुआ है तो सर इधर आ जाएगा फेस, FACE, यहां पे क्या आ जाएगा, फेस लिखा हुआ आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये चीज क्लियर हुई है तो यस या नो का कमेंट करें। मैं एक बार देखना चाहूंगा आपका कमेंट कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, वर्ब का, ये वर्ब वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फटाफट कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश। अब मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, कमेंट करें एक बार, यस या नो का। बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ जाऊं, बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है कि सर रिपीट, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है रिपीट। तो एक छोटी सी बात मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। बच्चा कुछ नहीं समझाया है ज्यादा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझाया ज्यादा। जैसे मान लो लिखा हुआ है ही हैज डन दिस वर्क, ठीक है, एंड विल इट टुमारो, TOMORROW। ये कोई सेंटेंस है बेटा, सभी बच्चे देखेंगे। ही हैज डन दिस वर्क एंड विल इट टुमारो, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही हैज डन दिस वर्क एंड विल रिक्त स्थान इट टुमारो, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ये तो तुम्हारा एरर का सेंटेंस हो गया, और ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स MCQs का सेंटेंस हो गया। तो अब आपको ये लिख रहा है कि सर यहां एंड आया है और यहां हेज के साथ में डन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये HV और MV साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सर विल ही लिख दिया, लेकिन विल के साथ में यहां पे वर्ब नहीं लिखी, विल के साथ में यहां पे वर्ब नहीं लिखी, तो सर ये यही गलत हो गया। और विल के साथ में कौन सी वर्ब आएगी कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां डन लिखा हुआ है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। सेम एज इट इज सेंटेंस, लेकिन यहां रिक्त स्थान कर दिया, और रिक्त स्थान कर दिया तो सर यहां पे डन लिखा हुआ है, तो विल के साथ में आंसर क्या हो जाएगा, डू, वर्ब की डू हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अब मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे इजाजत दे आप आगे बढ़ने की, फटाफट इजाजत दे आगे बढ़ने की। सर समझ में आ गया, आगे बताते हैं, बताइए बेटा, क्लियर है। प्लांट्स सर लिविंग है कि नॉन लिविंग? बेटा नॉन लिविंग है, साइंस के अंदर इसको सजीव माना गया है, लेकिन अंग्रेज इसको निर्जीव मानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और वो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अब एक नया कॉन्सेप्ट और आया है, सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे और इस पे फोकस करो एक बार सारे बच्चे। इसका भी एरर पूछा जाता है, इसका भी एरर पूछा जाता है बेटा, इसका भी एरर पूछा जाता है, इसका भी क्या पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है। सारे बच्चे ढंग से देखे एक बार। सर लिखा हुआ क्या है, टू मेरी, और सर मेरी का मतलब कि सर मैरिज होता है, एक तो MARRIAGE मैरिज, कि सर ये जो मैरिज है ये तो नाउन है, ये मैरिज है ये तो नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन सर MARRY मेरी, ये क्या है कि सर ये मेरी शादी करना है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं कि सर वर्ब पढ़ रहे हैं। और शादी करने के लिए राइट सेंटेंस क्या आता है
शादी कर, एक मेरी और होता है बेटा, MERRY, MERRY, मेरी, ये मेरी हैप्पी होता है, ये मेरी क्या होता है, हैप्पी होता है। और ये मेरी बॉन्ड करना होता है, ये मेरी क्या होता है, बॉन्ड करना होता है। और ये मेरीज एग्रीमेंट होता है, ये मेरीज एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये तो सर मेरीज बोले तो एग्रीमेंट हो गया, और ये मेरी बोले तो सर बॉन्ड करना हो गया, और ये मेरी बोले तो हैप्पी हो गया। और सर एक मेरी और होता है, अरे भाई कितने एक मेरी होते हैं कि सर ये तो नाम है ना, ये मेरी तो नाम है। चलो सर हम बात कर रहे हैं मेरी शादी की, तो सुनना बेटा, अगर टू मेरी हिज डॉटर, मतलब किसी पिता ने अपनी बेटी की शादी करी, किसी पिता ने अपने बेटी की शादी करी, तो बेटा टू मेरी हिज डॉटर अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो वो गलत होता है। वो क्या होता है, गलत होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सर मेरी वर्ब का यूज नहीं करना शादी के लिए, मेरी नामक वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं करना है शादी के लिए। उसके लिए यूज करेंगे टू गेट, उसके लिए क्या यूज करेंगे, गेट नामक शब्द का यूज करेंगे कि गेट हिज डॉटर, गेट हिज डॉटर। और फिर आपको लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल मैरिड, क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल मैरिड। इस चीज को आप याद कर लेना, याद करना है, याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। टू मैरी हिज डॉटर ये गलत है, टू गेट हिज डॉटर मैरिड ये सही हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। टू मैरी हिज डॉटर गलत है, टू गेट हिज डॉटर मैरिड एकदम सही हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आफ्टर बीइंग और हैविंग कि गुरुजी ये लिखा हुआ है BEING, सारे बच्चे ढंग से देखेंगे। और सर ये लिखा हुआ है, इधर देखो एक बार, कि सर ये लिखा हुआ है BEING और यहां लिखा हुआ है HAVING। ये दो शब्द है सर, पहला शब्द और दूसरा शब्द। क्या लिखा हुआ है, एरर पूछता है और रिक्त स्थान देके भी पूछता है और नो इंप्रूवमेंट में भी पूछता है कि सर बीइंग लिखा हुआ है और हैविंग लिखा हुआ है और यहां रिक्त स्थान दे दिया, यहां दे दिया रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान देके पूछ रहा है कि वर्ब अगर लगानी है, वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी। देखिए कमेंट करो बेटा, वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी बेटा, कि सर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और यहां भी कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सर बीइंग के बाद में मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वो गलत है, हैविंग के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वो गलत है। वो क्या है, गलत है। ये बात विशेष ध्यान रखना। एक और तीसरा पॉइंट, एक और कि सर हैविंग लिखा हुआ है, इस हैविंग के बाद में बीन लिखा हुआ आ गया और इस बीन के बाद में रिक्त स्थान देकर पूछ रहा है कि अब वर्ब बता कौन सी आएगी, अब वर्ब बता कौन सी आएगी। तो सर अब भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, अब भी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये तीनों चीजें नोट करो। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आनी है तो, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आनी है तो, हैविंग बीन के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड नहीं आएगी, फोर्थ नहीं आएगी, फिफ्थ नहीं आएगी, केवल थर्ड फॉर्म आएगी। केवल कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो चलो ठीक है सर। आफ्टर बीइंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर बीइंग और हैविंग कौन सी वर्ब, कि सर थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर है, क्लियर है बेटा। एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगा, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा एक बार सारी चीजें। अपन ने आज से स्टार्ट करा था, यहां से आज हमने यहां से स्टार्ट करा था कि सर ये कुछ फिक्स फ्रेजेज है जो फिक्स रहेंगे। मेक ए मिस्टेक, स्कोर ए गोल, गिव ए लेक्चर, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा सर हमने पढ़ा था कि एग्जाम के लिए दो वर्ब यूज की जाती है, टेक और अपीयर, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था सर। फिर हमने एक बीइंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था,
बीइंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि निर्जीव हो तो क्या करना है और सजीव हो तो क्या करना है। निर्जीव होता है तो इट लगाते हैं और सजीव होता है तो कुछ नहीं लगाते। लेकिन सजीव वाले वाक्य में आगे जाकर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट में हिम हो तो शुरू में ही लगा दो, ऑब्जेक्ट में हर हो तो शुरू में सी लगा दो, ऑब्जेक्ट में देम हो तो शुरू में दे लगा दो। ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा, कौन सा वाक्य पढ़ा, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा फिर कि अगर बीइंग किसी वाक्य में आ रहा है तो डेस्पाइट नहीं आएगा, और किसी वाक्य में फूट लिखा हुआ है तो पेनिंग नहीं आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया कि टू ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी वर्ब आएगी, और यहां एंड के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी वर्ब आएगी। ये मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट था टू मैरी हिज डॉटर। बेटा एक बच्चा मुझसे कमेंट करके पूछ रहा है कि सर टू मैरी लिखा हुआ है तो मुझे टू गेट करना है, मैं गोट नहीं कर सकता क्या, मैं गोट नहीं कर सकता क्या? बेटा गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी डिटेल भी पढ़ाऊंगा आगे, वर्ब अभी बात आई नहीं है, वो आगे स्लाइड में है। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और गोटन GOTTEN गोटन पास्ट पार्टिसिपल है, और आगे जाकर फिर और चीजें आ रही है ना, गेटिंग वेटिंग। तो बेटा टू मेरी लिखा हुआ है तो टू गेट हो गया, मेरी सेकंड फॉर्म यहां है तो यहां सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यहां थर्ड फॉर्म है तो यहां थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यहां फोर्थ है तो यहां फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। चलो सर, और एक लास्ट आपने पढ़ाया बीइंग के बाद में और हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद में और हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? एक बार बता दे, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आपको वर्ब की एक एक बात हमें पढ़नी है, क्योंकि अब वर्ब थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, अब वर्ब का चैप्टर थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। क्लियर हो गई हो तो यस का कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं थोड़ी सी एडवांस चीजों में, थोड़ी सी एडवांस चीजों में चल रहा हूं, थोड़ी सी एडवांस चीजों में चल रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात विशेष ध्यान रखना बेटा, मैंने सुबह भी बोली थी ये बात कि इफ बोला जाता है, इस बात पे फोकस करेंगे आप कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो। इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, बट ऑलवेज बी कंटिन्यू। लेकिन ऑलवेज बी कंटिन्यू बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हार्ड वर्क RS टीम कर रही है। यू हैव टू डू ओनली स्मार्ट वर्क, बिकॉज स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, चलते हैं आगे वाली पॉइंट्स के ऊपर, और ये लीजिए बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि सम वर्ब्स सेम इन ऑल फॉर्म्स, कि गुरुजी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है सर जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, और ये सेम फॉर्म की मैंने डिटेल यहां पे लिखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहना और फिर मैं इनके बारे में बताता रहूंगा। लेकिन पहले कुछ बता दूं, वो सुनिएगा सारे बच्चे। बताओ बेटा, मॉडल के बाद में कैसी वर्ब आएगी? मॉडल बी के बाद में कैसी वर्ब आएगी? मॉडल बी के बाद में कैसी वर्ब आएगी? मॉडल हैव के बाद में कैसी वर्ब आएगी? मॉडल हैव बीन के बाद में कैसी वर्ब आएगी? सारे बच्चे कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। मॉडल के बाद में कौन सी वर्ब आएगी? कमेंट करें फटाफट। मैं कमेंट अभी देखता हूं, देखिए कमेंट को हटाता हूं साइड में। ओके, बताओ बेटा कमेंट। मॉडल के साथ में कौन सी वर्ब? मॉडल बी के साथ में कौन सी वर्ब? मॉडल हैव के साथ में कौन सी वर्ब? और मॉडल हैव बीन के बाद में कैसी वर्ब?
सारे बच्चे कि सर पहला जो लिखा हुआ है इसमें तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें तो क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो दूसरा लिखा हुआ है कि सर इसमें आएगी थर्ड फॉर्म, इसमें क्या लगाना होगा थर्ड फॉर्म। तीसरा जो आया है कि सर इसमें लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म, इसमें लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। चौथा जो आया है सर इसमें भी लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये समझ में आया कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉडल के साथ में बी आ जाए तो पेसिव वॉइस हो गया, और पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। मॉडल का पेसिव वॉइस कि सर मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल का पेसिव वॉइस कि सर मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेटा मॉडल के साथ में हैव, बेटा लिख ले, लिख, सारे बच्चे लिखो, सारे बच्चे लिखो कि मॉडल के साथ में हैव आ गया तो वो मॉडल पास्ट में बदल जाता है। लिखो, मॉडल के साथ में हैव आ गया तो वो पास्ट में बदल जाता है। कैन का पास्ट कि सर कुड, लेकिन कुड प्रेजेंट भी होता है तो कुड का पास्ट कि कुड हैव, कुड हैव। कि सेल का पास्ट कि गुरुजी शुड, लेकिन शुड का पास्ट कि शुड हैव। कि विल का पास्ट कि गुरुजी वुड, लेकिन वुड का पास्ट कि वुड हैव। लिखो कि अगर मॉडल के साथ में हैव आ जाए तो मॉडल के साथ में अगर हैव आ जाए तो गुरुजी मॉडल के बाद में हैव आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव तो थर्ड फॉर्म लेती है। हमने तो बचपन से यही पढ़ा है, हैव नामक वर्ब अगर अपने आगे वर्ब लेगी तो थर्ड फॉर्म लेगी। तो सर मॉडल के साथ में हैव, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, मॉडल क्या बन जाता है गुरुजी पास्ट बन जाता है। लिख ले मोटे मोटे अक्षरों में कि मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है, मॉडल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है। गुरुजी और बताओ, मॉडल हैव बीन ये क्या है? पेसिव वॉइस है यार, पेसिव वॉइस है। मॉडल हैव बीन पेसिव वॉइस है कि गुरुजी मॉडल हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन चीजें थर्ड फॉर्म ले रही है, वो एक चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रही है। अगर बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे कमेंट करके बता भी दो कि गुरुजी समझ में आ गई बात हमारे, आप आगे बढ़ जाओ। अब तो ले बेटा आगे बढ़ रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, बढ़ जाऊं, यस या नो, हो जाऊं आगे? जरा देखो फिर, और देखो और चीज समझाता हूं, और चीज समझो, बताना जरा मुझे बताना। मैंने लिखा यहां पे कैन, और इस कैन के बाद में बेटा मैंने लिखा जैसे लिख दिया, मान लो READ। क्या ये सही है कैन रीड? कि सर बिल्कुल सही है। कैन बी रीड, क्या ये सही है? कि सर ये भी सही है। फिर मैंने लिखा कैन की जगह कुड कर देता हूं आपकी बार, कैन की जगह मान लो मैंने कर दिया कुड, ज्यादा अच्छा लगेगा, COULD, कुड हैव। कुड हैव के बाद में मैंने लिख दिया रीड। क्या गुरुजी ये सही है? कि बिल्कुल सही है। COULD, कुड हैव बीन और रीड, क्या ये सही है? कि सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैन के बाद में आपने क्या बताई थी? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन बी के बाद में आपने क्या बताई थी? कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और कैन कुड हैव, मतलब मॉडल के साथ में हैव हो तो कौन सी वर्ब बताई थी? कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी। कुड हैव बीन, मॉडल के साथ में हैव बीन आ जाए तो कौन सी वर्ब बताई थी? कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रीड, ये रीड, ये रीड, ये रीड, ये तो सेम है यार, ये तो सारी की सारी वर्ब सेम है, ये तो सारी की सारी वर्ब सेम है। ये क्या, इसमें क्या चक्कर हुआ? वो ईडी कहां गया? वो ईडी क्यों नहीं लगा? सर यहां पे रीड ही क्यों लगा? रीडिड क्यों नहीं लगा? READED ये क्यों नहीं लगा? इसमें रीड ही क्यों आया? ये क्यों नहीं आया? READED ये क्यों नहीं आया? कारण दो, ये क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया गुरुजी क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। जिनकी तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है सर। जिनकी तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। ये चीज समझ में आई? जरा देखिएगा, अब स्क्रीन के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहां पे वो कौन कौन सी वर्ब है जो सेम है। तो बेटा स्क्रीन के ऊपर देख लो, बैट,
बेट बेट बेट। अरे गुरुजी ये बेट तो हमने सुना है, BAT बेट। बेट का मतलब बल्ला और बेट का मतलब चमगादड़, पढ़ा है हमने। लेकिन ये BAT नहीं है, ये BET है, बेट, शर्त लगाना, बेट। दूसरा पॉइंट है बिड। बिड 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 और बिडिंग, है ना। बिड बिड एक और होता है सर, बिड बेड बिडन। बिड बेड बिडन भी होता है, वो अलग है, वो अलग है, इस पे फोकस करना, उसकी बात भी करूंगा, उसकी बात भी करूंगा। तीसरा पॉइंट ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब सर चौड़ा। ब्रॉड का मतलब चौड़ा करना, वर्ब है ना, तो चौड़ा करना हो गया, है ना। ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तसल्ली रखो। फिर है बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कि सर तीनों फॉर्म सेम है, तीनों फॉर्म सेम है। कास्ट कास्ट कास्ट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, कट कट कट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट और हर्ट, लेट लेट और लेट, पुट पुट पुट। और देख बेटा अभी तो क्विट, रीड रिड, सेट शेड शट, स्प्लिट स्प्रेड, टेलीकास्ट थ्रस्ट वेट। ठीक है, ये जितनी भी वर्ब थी इनका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इनका सभी प्यारे बच्चे, और इनको तुम्हें पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके साथ में गुरुजी, इनके साथ में ये सेम ही रहती है, ये सेम ही रहती है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे बताना, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे बताना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, लिख दू कि लिख दी तेरे नाल जिंदगी सोनिए। अब आगे नहीं आता तो यार कि सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, कि लिख दी तेरे नाल जिंदगी सोनिए। ले बेटा सोनिए, लिख दे जिंदगी, अरे लिख दे जिंदगी बेटा, लिख दे जिंदगी। दे दूं का क्वेश्चन दे दूं क्या, देख लिया होगा। अरे क्वेश्चन दे दूं क्या, फटाफट बता लाला, फटाफट। हाँ गुरुजी दे दो क्वेश्चन, तो ले बेटा, फिर ले क्वेश्चन देता हूं, ये ले फटाफट क्वेश्चन ले, और दे रहा हूं क्वेश्चन, सुनाओ गुरुजी जरा देखो। फिर क्वेश्चन है, मैंने लिखा ही रीड इंग्लिश, ही रीड इंग्लिश। ये वाक्य सही है या गलत है बताओ, ये वाक्य सही है या गलत है, बता लाला बता। ये वाक्य सही है कि गलत है, ये वाक्य सही है कि गलत है, सही की गलत, सही की गलत की सही की गलत। पुपाड़ी बजाओ रे बाबा, पुछाड़ी बजाओ है। ही रीड इंग्लिश की सर ये वाक्य एकदम सही है, ये वाक्य एकदम सही है। अब मुझे ये बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बताओ कौन सी वर्ब है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर ये वाक्य सही है, अगर ये वाक्य सही है तो ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म की थर्ड फॉर्म। कि सर ये 101% सेकंड फॉर्म है, 101% सेकंड फॉर्म है। गुरुजी कैसे पता चला, ये तो फर्स्ट भी तो होती है ना। चलो मान लिया गुरुजी थर्ड फॉर्म नहीं है, मान लिया थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो किस किस के साथ में आती है, कि सर थर्ड फॉर्म एक तो हैव के साथ में आती है, एक हेड के साथ में आती है, एक हेज के साथ में आती है, एक पेसिव वॉइस में आती है। मान लिया सर थर्ड फॉर्म तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म भी तो अकेली आती है ना, और सेकंड फॉर्म भी तो अकेली आती है ना, तो सर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है। अरे लाला रुक जा बेटा रुक जा, ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, एस लगता, क्या लगता बेटा, एस लगता, और यहां एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। बच्चा अगर क्लास पसंद आई है, दिल से पढ़ा है यार, दिल इधर होता है, हाँ
दिल से पढ़ा है। अगर क्लास पसंद आई है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर से नजर आना चाहिए। कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं बेटा, एक एक चीज गहराई से बता रहा हूं। और अब भी तुम्हें यह लगता है कि सर अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा नया है तो बेटा आज से ही दंगल 2021 का बैच चालू हो गया है, जिसकी क्लास सुबह 7 बजे आती है और मैंने आज पहली क्लास 7 बजे वाली ले ली है। कोई नया बच्चा है तो आज ऑफ वो जो वीडियो सेव हो गया उसको पहले देख लेना, कल नए बैच से स्टार्ट करूंगा, नए पॉइंट से। तो ध्यान रखना बेटा। मिलता हूं कब कि सर 4 बजे वोकेब की क्लास में। थैंक यू सो मच।